कोई चौथी बार आकर फातिमा ने खिड़की से बाहर झांका था। इस मर्तबा भी बिल्कुल वैसा ही मंजर था जैसा पहले था। हाँ, अलबत्ता सामने के दो घर छोड़कर तीसरे घर के आगे रश लगा देखकर उसे तजस्सुस हुआ। या अल्लाह, अब इधर क्या हो रहा है, देखूं तो। और कुर्सी घसीट कर देखने को खड़ी हो गई। दरमियान में ढेरों साग फैलाए वो सब इर्द गिर्द घेरा डाले बैठी थी। कुछ उन्होंने पालक और साग के गट्टे बना रखे थे और दूसरी इन्हें काटती जा रही थी। आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और खुशगपियों में मसरूफ़ होते इसे ज़रा अच्छी न लगी। देखते ही देखते चंद मिनटों में साग और पालक कट गई तो न जाने वो कितनी देर इनकी बेफिक्री और फारुगुल बाली पर कुड़ती रही। अगर इसका 6 माह का छोटा बच्चा अली उठ के रोने नहीं लग जाता। फातिमा का मैका और ससुराल दूसरे शहर में थे और ख़ुद भी वहाँ अपने ससुराल में ही रह रही थी। सरमद की जॉब चूँकि इधर थी, अपने एक दोस्त के साथ रूम शेयर करके रहता था और हर वीकेंड पर घर चला आता। अभी 1 माह पहले ही इस मोहल्ले में किराए के घर पर लेकर फातिमा और बच्चों को लेकर आ गया था। अली से बड़े 3 साल अमन को भी इधर आकर ही स्कूल दाखिल करवाया था। अगरचा अभी इनके मोहल्ले में किसी से जान पहचान तो ना थी, फिर भी चंद दिनों में फातिमा यहाँ की औरतों और बच्चों से अच्छी खासी बेजार हो गई। वजह ही कुछ ऐसी थी। औरतें दिन चढ़े जो धूप सेकने को घरों से बाहर निकलती तो सारी दोपहर गलियों में ही गुजार देती। आपस में खुशगपियाँ करती। सिलाई से लेकर सब्जी काटने और मसाला पीसने तक इनके सारे काम घर के बाहर गली में ही अंजाम पाते। जैसे ही बच्चों के घर वापस आने का टाइम होता अंदर चली जाती और फिर बच्चे शाम को स्कूल से आकर जब खेलते तो खूब हंगामा रहता, जिससे फातिमा को खूब कोफ्त होती। एक दिन फातिमा दोपहर में बच्चों को सुलाने जो लेटी तो साथ में इसकी खुद भी आँख लगी। अभी चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि बाहर की बेल से इसकी आँख खुल गई। ऐसा लगता था कोई बेल पर हाथ रखकर उठाना भूल गया है। खुदाया है, लगता है कोई आफत आ गई है। इसने भागकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक मस्कीन सूरत महल्ले का बच्चा खड़ा था और इसे देखते ही सलाम करने लगा। क्या मसला है, क्यों इस तरह से बैल दे रहे हो? बच्चों की इस हरकत पर इसे बेपनाह गुस्सा आया। फिर सलाम का जवाब क्या देना था, बल्कि उखड़े हुए लहजे में बोली, भाग जाओ यहाँ से, किसी को कोई बाल नहीं मिलेगा और अगर दोबारा बाल के लिए बैल बजाई तो तुम्हारी पिटाई लगा दूँगी। और खबरदार, अपने घर के आगे खेलो। किसी ने आइंदा मेरी बैल बजाई तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगी। सॉरी आंटी, आप हमें आज बाल दे दें, दोबारा हमारी बाल आप नहीं आएगी तो वापस ना कीजिएगा। बच्चे मिन्नतें करते रहे मगर वो उल्टा गुस्से में अंगारा बनी अंदर आ गई। वो तो शुक्र है कि अमन और अली अभी तक गहरी नींद सो रहे थे, वरना शोर से उठते तो अमन कच्ची नींद से जाग जाता तो फातिमा के लिए इसे चुप करवाना मुश्किल हो जाता। शाम तक जाकर इसका गुस्सा ठंडा हुआ। वो भी सरमद के वापस आने का टाइम हो चला था तो इसे अपना मूड ठीक करना पड़ा। जान क्या ही मोहब्बत और अच्छे बच्चे हैं इस मोहल्ले के, मुझे देखकर फ़ौरन सलाम करते हैं, इतना एहतराम से पेश आते हैं। सच में मैं तो हैरान होता हूँ कि आजकल के ज़माने में जब इंटरनेट के सिवा किसी और से वास्ता बच्चे रखना पसंद नहीं करते तो ये किस कदर तहजीब याफ्ता है। रात का खाना खाकर बच्चों से खेलते हुए सरमद इसे बता रहा था, लेकिन बर्तन समेट कर किचन में जाते हुए फातिमा को तो गोया ब्रेक लग गई। छोड़ें सरमद, आप भी किन बच्चों से मुतासर हो रहे हैं जो स्कूल से आने के बाद सारा वक्त बाहर खेलते रहते हैं। खुदा की पनाह, न इनकी माओ ने मना करना है, खुद घरों में आराम करती है और इन्हें बाहर निकाल देती है, चाहे ये दूसरों का जीना हराम कर रखें। बच्चों की तारीफ़ करके सरमद ने गोया इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। तभी इसने दिल की भड़ास निकाली। हैरियत की कोई बात हुई है क्या, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सरमद को इसने सारी बात बता दी, जिस पर वो कहने लगा कि फातिमा तुम भी हद करती हो। बच्चों से क्या मुकाबला, गेंद दे देती, यूँ डांट कर तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ, जैसे मुझे तो कोई काम नहीं कि मैं हर वक्त बैल के जवाब में भागती रहूँ। इन बदतमीज़ बच्चों को बाल मिल भी जाती तो उन्होंने चैन नहीं लेने देना था। लेकिन देखो, कल जब तुम्हारे बच्चे भी इसी तरह खेलेंगे तो क्या गली के बाकी बच्चों की तरह तुम इन्हें भी बाल वापस नहीं करोगी? जिस पर वो उछल पड़ी और कहने लगी, हाय सरमद, ये आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ना करे इतने गंदे माहौल में कभी भी भेजूँगी। नहीं, मुझे नहीं, इन्हें खराब करवाने का कोई शौक़ नहीं। जिस पर सरमद ने खामोश होने में ही आफियत जानी। क्या बताऊँ आपको, सरमद ने इतने अजीब से इलाके में घर ले लिया जहाँ की औरतें और बच्चे घर में कम ही टिकते हैं, हर वक्त गली में रहते हैं। वो पिछले 20 मिनट से मुसलसल अम्मी से बातें कर रही थी और मौजूद गुफ्तगू मोहल्ले की औरतें और बच्चे ही थे।
کس کے گھر کون آیا ہے کون گیا ہے ذرا بھی چھپا نہیں رہتا۔ ہر کوئی لفافے کے اندر پڑی تک چیز کو پھاڑ بھانپ لیتا ہے۔ ہر وقت ماں اور بچوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے۔ امی اسے بار بار محلے میں سے کسی سے کوئی رابطہ نہ رکھنے کی تاکید کر رہی تھی۔ چھوڑو بیٹا، تم نے کیا لینا دینا ہے ان عورتوں سے، تم بس اپنے بچوں پر توجہ دو اور کسی سے میل جول بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ امی توبہ کریں، مجھے تو کوئی شوق نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور اپنے گھر میں اتنی مصروف ہوں کیونکہ مجھے کسی کے گھر جا کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ میں تو بس محلے میں نکلوں اور کوئی سلام کرے تو میں جواب دیے بغیر ہی آگے چل پڑتی ہوں، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی۔ امی کو خوب سنا کر اس کا دل ہلکا ہو گیا، تو اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ آج فاطمہ کی دوست فائزہ آئی ہوئی تھی۔ اتنی مدت کے بعد جب ملی تو بہت اچھا لگا۔ بچپن سے لے کر جوانی شادی تک تمام ہی قصے ایک دوسرے نے سب بچوں کو بھی سنا ڈالے، اور فاطمہ نے تو نہ جانے کتنے کھانے بنا کر اپنی سہیلی کی خدمت مدارت کی۔ سچ بہت اچھا لگا، وعدہ کرو کہ تم بھی میرے گھر جلدی آؤ گی اور اسے رخصت ہوتے ہوئے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے گی۔ فاطمہ بس ایک بات کہوں، تمہارا علاقہ اور محلے کا ماحول بہت عجیب سا ہے، یہاں لوگ بڑے بیک ورڈ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کسی اچھی جگہ پر گھر لینا چاہیے۔ خدا کی قسم میرے علاقے میں اتنے خوبصورت مکان ہیں، تم جلدی وہاں شفٹ ہو جاؤ، پھر ایک پاس رہیں گے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بہت جلد اب اس علاقے سے جان چھڑوا لوں گی۔ فاطمہ کی سہیلی کہنے لگی، ہماری سوسائٹی میں تو یہ حال ہے کہ جنازہ چلا بھی جائے تو کوئی جا کر خبر نہیں لیتا۔ وہ اپنی سوسائٹی کی خوبیاں بتا رہی تھی کہ وہاں کتنی سیکیورٹی ہے اور وہاں پر کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مگن رہتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، تو بھائی کو منا لو، فاطمہ اس طرح میری سوسائٹی میں آ جاؤ گی تو ہم دونوں فرینڈز ہر وقت ایک ساتھ رہیں گے۔ چھٹی کا دن محلے میں خوب ہنگامہ لے کر اترتا تھا۔ آج بھی ان منحوسوں نے ارد گرد کے محلے والوں کو دعوت عام دیکھ رکھی تھی۔ تب ہی اس قدر باہر شور مچا ہوا تھا۔ سرمد سو کر اٹھا تھا، بچے اپنے کھلونوں میں مصروف تھے، جبکہ علی واکر میں بیٹھا باہر اٹھتے شور سے خوش ہو کر تالیاں بجا رہا تھا۔ سرمد بیٹے کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اب بہت خوش ہیں، چلو اچھا ہے کہ میں آپ کو باہر بچوں کے ساتھ کھلا کر لاتا ہوں، لیکن یہ سننا تھا کہ فاطمہ کو تو پتنگیں لگ گئی۔ اس نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ ان بچوں کے ساتھ میرے بچوں کے کھلائیں گے، اس قدر فضول لوگ ہیں، یہ لوگ میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے قابل نہیں۔ سرمد کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ جب سے تم اس محلے میں آئی ہو ہر وقت اس کی برائیاں کرتی رہتی ہو، جس پر وہ فوراً بولی، ہاں میں چاہتی ہوں کہ ہم کسی سوسائٹی میں موو ہو جائیں اور اس بیک ورڈ محلے کو چھوڑ دیں۔ جس پر اس نے کہا کہ یہ بات اب دوبارہ زبان پر مت لانا فاطمہ۔ وہ تو خواب سجائے بیٹھی تھی کہ بہت جلد وہ اپنی سہیلی کی سوسائٹی میں موو ہو جائے گی، جہاں پر ہر طرف سکون اور امن و چین ہوگا، کیونکہ سرمد اسے صاف صاف بتاتا ہے کہ 1 سال کا ایگریمنٹ ہے اور جتنا ایڈوانس میں نے اس گھر کے لیے بھر دیا ہے، اس گھر کو خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کرنے اور تمہاری خواہش کے مطابق فرنیچر ڈالنے میں میری ساری سیونگ لگ گئی ہے۔ اب ممکن نہیں کہ میں اس گھر کو 1 سال سے پہلے چھوڑ سکوں۔ جس پر فاطمہ جواب میں کہتی ہے کہ میرا گزارا اس میں بہت مشکل ہے، آپ مجھے واپس امی کے پاس بھجوا دیں، کم از کم سکون تو ہوگا۔ سرمد یہ بات سن کر اتنا دل برداشتہ ہوا کہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ بچے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیں انکل، ہم آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کرکٹ کا تو اسے ویسے ہی جنون تھا۔ خوب 2 گھنٹے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کر اس کا موڈ بحال ہو گیا، لیکن اندر فاطمہ جلتی رہی۔ گھر واپس آیا تو اس کا موڈ اچھا تھا۔ سچ مزہ آ گیا، بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی، ورنہ گھر سے آفس اور آفس سے گھر کے چکر میں بندے کو کچھ اور سوچتا ہی نہیں اور جسم کا الگ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے والی ناراضگی کو بھلا کر فاطمہ سے ایسے بات کر رہا تھا کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب تو سرمد نے ہر اتوار کو معمول بنا لیا کہ وہ بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا نہ بھولتا۔ اگر کسی وجہ سے وہ نہ جاتا تو بچے بلانے آ جاتے۔ فاطمہ اتنا ہی احتجاج کرتی، لیکن وہ ہر بات انسنی کر دیتا۔ اس روز سرمد کو آفس کے کام سے باہر جانا تھا۔ وہ تو صبح سویرے نکل گیا۔ علی کو گھر میں بخار نے آن گھیرا، دوائی دی، لیکن پھر بھی وہ چڑچڑا اور بے چین تھا۔ گھر کا کام بھی وہ نہ کر سکی اور پھر اسے اٹھائے اٹھائے پھرتی رہی۔ امن اسکول سے گھر آئے تو فاطمہ نے اسے کھانا کھلایا اور سلانا چاہا، اور کچھ اس کو سلاتے سلاتے تھکن سے سو گئی۔ آج امن کا سونے کا دل نہ تھا۔ ماں کو اور سوتے دیکھ کر وہ بیڈ سے اترا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تو وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنے پرانے کھلونوں اور کاروں سے کھیلتا رہا۔
अब इसका रुख किचन की तरफ था। चूल्हे के पास रखी माचिस देखकर इसे बहुत खुशी हुई, जिसे फातिमा आज कैबिनेट पर रखना भूल गई थी। माचिस पकड़े वो साथ वाले कमरे में घुस गया और पर्दे के पीछे छुपकर बैठकर आग जलाने लगा। एक एक करके सारी तीलियां, होना क्या था, एक पर्दे पर जा गिरी। जैसे ही इसने आग पकड़ी वो खौफजदा होकर भागा और माँ की डांट से बचने के लिए छुपने की जगह तलाश करने लगा। आउट! इसी वक्त बाहर गली में शोर उठा था। फिजान की गेंद पर हारिस ने छक्का मारने की कोशिश की, जो ज़ोरदार हिट मारी थी तो गेंद सीधा जाकर फातिमा की छत पर गिरी थी। अब खेल के रोल के मुताबिक ना सिर्फ आउट हो चुका था बल्कि इसे छत पर जाकर गेंद उठाना थी। वैसे भी तो फातिमा ने इन्हें गेंद देना नहीं था, इसलिए बच्चों ने ये रोल बना रखा था, चलो यार जल्दी करो, बाल लाओ, जाकर हमें गेम ख़त्म करनी है। वैसे भी एकेडमी का टाइम होने वाला है। हारिस किसी तरह खिड़कियों से लटकता और ग्रिलों को पकड़ता छत पर पहुंचा। जो ही गेंद उठाने को झुका, नीचे से जलने की बू आई। वो थोड़ा सा आगे होकर देखने लगा। नीचे गली के साथ कमरे की खिड़की से धुआं बाहर को आ रहा था। वो घबराकर बच्चों की तरफ आया। बाहर गली में जो के बाल के लाने का इंतज़ार कर रहे थे। उमर, फराज, एहसन, लगता है सरमद भाई के घर आग लगी हुई है। खिड़की से धुआं निकल रहा है। पता नहीं है आंटी कहाँ है। जाओ अपने घरों से पानी लाओ। और उमर, तुम जल्दी से बेल करके आंटी को बताओ मैं नीचे आता हूँ। हारिस के इतना कहने की देर थी कि गली में एकदम का सन्नाटा छा गया। बच्चे दौड़े, कोई डोल पकड़ कर लाया और कोई पानी का कैन। लेकिन आग लगी कैसे ये समझ में ना आया। फिर इसने अंदर की तरफ दौड़ लगाई। अली को बगल में दबाए वो अमन को ढूंढती फिर रही थी, लेकिन अमन की आवाज़ ही ना आ रही थी। अंदर से तो आंटी कोई बाहर नहीं, अब हमने चेक कर लिया है। तो फिर वो किधर चला गया? अब वो पूरे घर में अमन को ढूंढ रही थी। बच्चे आग बुझा रहे थे, इसे कुछ होश न था। आंटी अमन ड्राइंग रूम के पर्दे के पीछे छुपकर बैठा था। हारिस ने उसे उठाकर फातिमा के सामने कर दिया। इसे सही देखकर इसकी चीखें निकल गई। धाड़े मार मार कर बच्चों के साथ खुद भी रो रही थी। इधर बच्चों की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया। पर्दे ने आगे पड़ी लकड़ी के सोफे को भी अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से कालीन का भी कुछ हिस्सा जल गया। दो बच्चों ने आग बुझाने की कोशिश में अपने हाथ भी जला लिए। बच्चे तो आग बुझाकर वापस चले गए, लेकिन जब इनकी माएँ बारी बारी आकर फातिमा को हौसला दे रही थी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा कि किसी को बड़े नुकसान से बच गई हो, परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो इसके सर पर शफकत से हाथ रख रही थी। सरमद रात को घर पहुंचा तो घर की हालत और बीवी के चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देखकर रंजीदा हो गया। सारा किस्सा सुनाया तो फिर सोए हुए अमन और अली को प्यार किया। इसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अगले दिन ऑफिस ज़रूर गया, लेकिन जल्दी वापस आ गया और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ फातिमा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब हम बहुत जल्द सोसाइटी में घर ले लेंगे। अगर तुम लोगों को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ न कर पाता। वो इंतहाई रंजीदा था। नहीं सरमत, ऐसा मत कहें। ऐसा नुकसान या परेशानी तो कहीं भी हो सकती है। मैं अभी प्रॉपर्टी डीलर के पास से आ रहा हूँ। इसे मैंने कहा मुझे किसी अच्छी सोसाइटी में घर दिखा दो और मालिक मकान से भी मामलात में निपटा ही लूँगा। जैसे ही अच्छा घर मिलेगा हम शिफ्ट हो जाएंगे। बस अब मैंने फ़ैसला कर लिया है। लेकिन फातिमा के बदले अंदाज देखकर सरमद हैरान रह गया, क्योंकि इसने ऐलान किया कि इस महल्ले से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन सरमद ने इसे कहा कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ फातिमा, और अब ये फ़ैसला मैंने दिलो दिमाग से किया है। लेकिन फातिमा की बात सुनकर सरमद हैरान रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो इंसानियत और प्यार और हमदर्दी का जो अमली मुजाहरा मैंने इन मोहल्ले वालों में देखा है, वो दुनिया की किसी अच्छी से अच्छी सोसाइटी में नहीं मिलेगा। अगर बच्चे वक्त पर ना आते तो शायद हम तीनों आपके पास ना होते। जिस तरह उन्होंने भाग भाग कर आग बुझाई, कुछ बच्चों ने तो अपने हाथ भी जला लिए अपनी परवाह किए बगैर। फिर इनकी माओ ने आकर जिस तरह मेरी दिलजोई की वो बोलती चली गई। मैं ये समझ क्यों ना सकी कि अच्छे इंसानों से सोसाइटी बनती है जहाँ पर दुख सुख बांटे जाते हों। सिर्फ मकान से तो कुछ भी नहीं होता। सरमद, मुझे यहीं रहना है और अपने बच्चों को भी इन बच्चों जैसा बनाना है जो दूसरों के काम आने को हर दम तैयार रहते हैं। सरमद, वो तो पहले दिन से ही मोहल्ले वालों का कदरदान था। जब यहाँ के बच्चे बड़े सब मिलकर इसका सामान ट्रक से निकलवा कर अंदर रखवा रहे थे, और इससे और क्या चाहिए था। फातिमा ने इनके हक़ में ये फ़ैसला दे दिया था तो वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। तो फिर चलें, वो अली को उठाते हुए कहने लगी। कहाँ भाई, जिन बच्चों ने आग बुझाने में अपने हाथ जलाए हैं, चलकर इनके हाल पूछें
رین کے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں امن اور علی کی انگلی پکڑ کر خوشی خوشی محلے والوں کا شکریہ ادا کرنے چلے گئے۔